हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म तिरंगा क्लासेज की रसायन विज्ञान की क्लास में। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे रसायन विज्ञान के सिलेबस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गैसीय अवस्था के बारे में। और हाँ, उससे पहले हमने एक क्लास के अंतर्गत डिस्कशन किया था कि रसायन विज्ञान में आपके 10 टॉपिक दिए हुए और उसमें भी सब टॉपिक आपको दिए हुए। इन तमाम चीज़ों के बारे में और केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में हमने एक क्लास में डिस्कशन किया था। यदि वो क्लास आपने नहीं देखी है और केमिस्ट्री का सिलेबस का विश्लेषण आपने नहीं जाना है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है केमिस्ट्री की, वहाँ जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। चलो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कशन करेंगे गैसीय अवस्था के बारे में। आपका टॉपिक दिया हुआ है गैसीय अवस्था। तो गैसीय अवस्था में कौन कौन से सब टॉपिक है वो देखते हैं। आपको दिया गया है गैसीय अवस्था और उस गैसीय अवस्था में आपको गैसीय अवस्था, उसमें आपको सर्वप्रथम पढ़ना है लैब असिस्टेंट के लिए गैसों के गुणधर्म, गैसों के गुणधर्म। उसके साथ साथ आपको पढ़ने हैं गैसों के नियम, गैसों के नियम। साथ ही साथ पढ़ना है आपको आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण। उसके साथ ही साथ आपको पढ़ना है केटीजी यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, यानी गैसों के अणुगतिक सिद्धांत, गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। ये टॉपिक रहेंगे। और उसके साथ साथ आपको पढ़ना है ग्राम का विसरण का नियम। साथ ही साथ पढ़ना है आपको ग्राम का विसरण का नियम, विसरण का नियम। ये टॉपिक रहेंगे आपके गैसीय अवस्था के बारे में। और आज से हम हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं गैसों के गुणधर्म। देखिए, एनसीईआरटी कहती है कि प्रकृति में केवल 11 तत्व गैसीय अवस्था में रहते हैं। सामान्य परिस्थितियों में यानी नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उसमें प्रकृति में केवल 11 तत्व ही, केवल 11 तत्व ही गैसीय अवस्था में रहते हैं। किस पर? सामान्य परिस्थितियों में, यानी सामान्य ताप और दाब पर परिस्थितियों में। अब देखिए, उसके साथ साथ हम पढ़ते हैं गैसों के कुछ गुणधर्म, गैसों के गुणधर्म। गैसों के आखिर कौन कौन से गुणधर्म है? पहला और काफी इंपॉर्टेंट गुणधर्म है गैसों का कि गैसें सभी दिशा में समान दाब प्रेषित करती है। क्या साथियों? गैसें सभी दिशा में समान दाब डालती है। साथियों, आप नोट्स जरूर बनाएं। और आज से हम केमिस्ट्री के सिलेबस को शुरू कर चुके हैं और उससे पहले फिजिक्स और बायोलॉजी के सिलेबस को हम पहले ही शुरू कर चुके थे। तो आज से हमारा सफ़र केमिस्ट्री का शुरू हो जाता है लैब असिस्टेंट के लिए। हम आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और उसके साथ साथ बायोलॉजी, जनरल साइंस और साथ ही साथ पेपर फेस्ट, संपूर्ण लैब असिस्टेंट का सिलेबस आपके अपने यूट्यूब चैनल तिरंगा क्लासेज पर करवा देंगे। और साथ ही साथ यदि आपको किसी भी स्टडी मटेरियल की जरूरत पड़े लैब असिस्टेंट के लिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल तिरंगा क्लासेज को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको संपूर्ण स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाने वाला हूँ साथियों। तो देखिए, सभी गैसें यानी गैसें हैं वो सभी दिशा में समान दाब लगाती है। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं। गैसों का अगला गुणधर्म है कि गैसें सभी दिशा में समान दाब लगाती है और ठोस और द्रवों की तुलना में गैसों का घनत्व अत्यंत कम होता है। ठोस व द्रव की तुलना में गैसों का घनत्व, क्या साथियों? डेंसिटी, घनत्व बहुत कम होता है। यह है गैसों का अगला गुणधर्म। उसके साथ साथ अगला है गैसों का आयतन और आकृति निश्चित नहीं होती है। गैसों की आकृति, जबकि द्रवों का आयतन निश्चित होता है और ठोसों की आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। जबकि गैसों की न तो आकृति निश्चित होती है और न ही आकार निश्चित होता है।
निश्चित नहीं होता है। यह है गैसों के गुणधर्म। उसके साथ साथ गैस का अगला गुणधर्म है कि गैस किसी यांत्रिक सहायता के बिना प्रत्येक अनुपात में पूर्णतः मिश्रित होती है। यानी गैस को किसी भी यांत्रिक सहायता के बिना ही प्रत्येक अनुपात में मिश्रित किया जा सकता है। गैसों की सरलता इस तथ्य से परिलक्षित होती है कि इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल नगण्य है। गैसों के जो अणु हैं उनके मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है। अब आगे डिस्कस करते हैं कि आखिर कौन से 11 तत्व हैं जो कि सामान्य परिस्थितियों में गैसीय अवस्था में रहते हैं। तो देखिए आगे डिस्कस करते हैं। देखो 11 तत्व कितने? 11 तत्व सामान्य परिस्थितियों में गैसीय अवस्था में रहते हैं। परिस्थितियों में गैसीय अवस्था में रहते हैं। वो कौन कौन से हैं साथियों? देखिए हाइड्रोजन, उसके साथ साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, साथ ही साथ फ्लोरीन, साथ ही साथ क्लोरीन, उसके साथ साथ अक्रिय गैसें जैसे हीलियम है, नियोन है, उसके साथ साथ आर्गन है, क्रिप्टॉन है और जीनॉन और साथ ही साथ रेडॉन। ये है अक्रिय गैसें। उसके साथ साथ फ्लोरीन और क्लोरीन ये है हेलोजन, इनको कहते हैं हम हेलोजन। 2 हेलोजन है और ये है अक्रिय गैसें जो कि वर्ग 18 के सदस्य हैं। साथ ही साथ हाइड्रोजन जो कि न तो वर्ग 1 का सदस्य पूर्ण रूप से माना गया है और न वर्ग 17 का सदस्य पूर्ण रूप से माना गया है। इसके बारे में भी जब हम आगे डिस्कशन करेंगे पीरियोडिक टेबल में तब जानेंगे कि हाइड्रोजन की अनिश्चितता है, पीरियोडिक टेबल में उसको पूर्ण रूप से निश्चित रूप से जगह नहीं दी गई है। साथ ही साथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये थे 11 तत्व जो कि सामान्य परिस्थितियों में गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो अन्य तत्व है, कुल 118 तत्वों की अभी तक खोज हो चुकी है, उसमें से मात्र 11 तत्व ही सामान्य परिस्थितियों में गैसीय अवस्था में है और अन्य सभी तत्व या तो लिक्विड है या फिर सॉलिड है। अब हम आगे बढ़ते हैं गैसीय स्टेज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे गैसों के नियम। देखिए पहला हम गैसीय नियम में पढ़ेंगे गैसों के नियम और उसमें हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे बॉयल्स नियम। क्या साथियों? बॉयल्स नियम, गैसों के नियम और उसमें सर्वप्रथम डिस्कशन करेंगे बॉयल का नियम। बॉयल का नियम हमें कहता है, गणितीय रूप से हम कहें तो बॉयल का नियम कहता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी P व्युत्क्रमानुपाती है V की। इसका मतलब हुआ कि P1 V1 बराबर P2 V2, या फिर हम लिख सकते हैं PV बराबर नियतांक। ये तीनों ही इक्वेशन हमें बॉयल्स नियम को बताती है। ये किस प्रकार है साथियों? देखिए आपको पता ही होगा कि PV बराबर होता है nRT, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये आदर्श गैस समीकरण है। क्या साथियों? आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण यानी आइडियल गैस इक्वेशन। और बॉयल्स नियम की कंडीशन है कि एक तो गैस की मात्रा निश्चित होनी चाहिए, साथ ही साथ उसका टेम्परेचर निश्चित होना चाहिए। बॉयल्स नियम के लिए आपको 2 कंडीशन याद रखनी है, N और T निश्चित, N और T कर दो आप निश्चित। और उसके बाद जब हम आदर्श गैस समीकरण से देखते हैं तो PV बराबर है नियत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आदर्श गैस समीकरण को आप ध्यान से देखें तो R यहाँ पर सार्वत्रिक गैस नियतांक है जिसका मान निश्चित है और बॉयल्स नियम में T को निश्चित कर दिया गया है और N को निश्चित कर दिया गया है। तो यहाँ से हमें PV बराबर नियत प्राप्त होता है। जब PV बराबर नियत प्राप्त होता है तो गैस के किसी 2 पदों के लिए P1 V1, यानी एक कंडीशन में यदि गैस का दाब P1 है और उसका आयतन V1 है और किसी दूसरी परिस्थिति में गैस का दाब P2 है और आयतन V2 है, तो उन दोनों का गुणनफल वो सदैव समान रहेगा। तो यहाँ से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इस समीकरण को उपयोग में लेंगे और ये तीनों समीकरण ही बॉयल्स नियम को बताती है, यानी P इज
व्युत्क्रमानुपाती V, साथ ही साथ PV बराबर नियत और उसके साथ साथ P1 V1 बराबर P2 V2। ये तीनों ही समीकरण हमें बोयल्स नियम को बताती है। अब बोयल्स नियम का क्या कथन है वो कथन समझ लेते हैं। ये तो गणितीय रूप से हमने समझा। अब देखिए बोयल्स ने क्या कहा था कि बोयल्स ने अनेक प्रयोग किए और प्रयोगों के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला कि स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा, क्या कहा, स्थिर ताप यानी T और उसकी निश्चित मात्रा अर्थात मोलों की संख्या निश्चित यानी T और N कर दिया उन्होंने निश्चित। और उसके बाद बताया कि जो गैस है उसका दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है और यही है बोयल्स का नियम जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये बोयल्स समीकरण है, उसके साथ साथ ये बोयल्स समीकरण है, साथ ही साथ P1 V1 बराबर P2 V2 ये बोयल्स समीकरण है। ये तीनों ही बोयल्स के समीकरण है, ये याद रखिएगा आप। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बोयल्स समीकरण से बोयल्स ने कौन कौन से ग्राफ प्राप्त किए, कौन कौन से वक्र प्राप्त किए। देखिए हम यदि P और V के मध्य ग्राफ दर्शाए किसी गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए, क्या साथियों, आदर्श गैस के लिए, ध्यान दीजिएगा। अब हम जो भी नियम पढ़ेंगे आगे, जब हम चार्ल्स नियम पढ़ेंगे उसके साथ साथ अवोगाद्रो नियम, गैलुशेक नियम, ये सभी नियम आदर्श गैसों के लिए लागू होते हैं। लेकिन प्रकृति में कोई भी गैस साथियों आदर्श नहीं है, ये ध्यान रखिए। कोई भी गैस है वो आदर्श नहीं है, गैस आदर्श नहीं है। तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि साथियों एक आइडियल कंडीशन में हम मानते हैं कि गैसों को यदि आदर्श मान लिया जाए, एक कौन सी आइडियल कंडीशन है उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। जब गैसों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत ही कम या नगण्य हो जाता है तो हम वास्तविक गैसों को आदर्श गैस मान लेते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम जब ये चैप्टर हमारा आगे बढ़ेगा तब हम धीरे धीरे समझ लेंगे। लेकिन आपको फिलहाल के लिए ये मानना है कि कोई भी गैस आदर्श नहीं होती प्रकृति में, लेकिन जो ये नियम है वो आदर्श गैसों पर लागू होते हैं और कुछ विशेष परिस्थिति में जो वास्तविक गैसें हैं उनको आदर्श गैस मान लिया जाता है। अब देखिए बोयल्स ने जो नियम दिया या फिर आगे जो भी नियम आएंगे वो आदर्श गैसों पर लागू होते हैं। तो उन्होंने एक ग्राफ प्राप्त किया जिसको हम अभी यहाँ ड्रॉ करेंगे। उन्होंने एक ग्राफ प्राप्त किया, देखिए साथियों, और जो था P और साथ ही साथ V के मध्य जो बोयल्स ने एक ग्राफ हमें दर्शाया वो था P और V के मध्य और उसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाले। यहाँ पर यदि किसी गैस के आयतन को डिफाइन किया जाए, आयतन को डिफाइन कर दिया जाए जो कि दाब के साथ ग्राफ को दर्शाता है, P0 यहाँ पर दाब मान लेते। और जब इसको हमें प्रत्येक गैस के लिए ग्राफ दर्शाए गए निश्चित ताप पर और इस प्रकार के जो ग्राफ प्राप्त हुए उनको कहते हैं समतापी वक्र, क्योंकि यहाँ पर तापमान समान था। और वो वक्र इस प्रकार प्राप्त हुए, कुछ इस प्रकार, क्योंकि हमें पता है कि P और V एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती वक्र कुछ इसी प्रकार आपको प्राप्त होता है। व्युत्क्रमानुपाती वक्र कुछ इसी प्रकार आपको प्राप्त होते हैं साथियों। देखिए यहाँ से हमें व्युत्क्रमानुपाती वक्र प्राप्त हुए। ये तीन टेम्परेचर है और मान लीजिए इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है और इसका टेम्परेचर T3 है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि T1, T2 और T3 में रिलेशन बताइए, T3 में रिलेशन बताइए। इस ग्राफ के माध्यम से आप क्या T1, T2 और T3 में रिलेशन बता सकते हो। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, जल्द से कमेंट करें कि T1, वीडियो को पॉज करके, कि T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3 या फिर T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1 या फिर T3 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T1 या फिर T2 इज ग्रेटर देन T3 इज ग्रेटर देन T1। जल्दी से कमेंट करें। अब मैं बता दूं साथियों कि देखिए यहाँ पर हम वापस ग्राफ को देखते हैं और यहाँ पर एक काल्पनिक लाइन खींचते हैं। क्या? काल्पनिक लाइन खींचते हैं और इस लाइन को खींचने पर इस लाइन पर आने वाले सभी बिंदुओं के लिए, इस लाइन पर आने वाले सभी बिंदुओं के लिए जो दाब है वो स्थिर हो गया। P, देखिए यहाँ पर P नियत हो गया। P नियत हो जाने के बाद अब हम देखते हैं कि इस बिंदु के लिए यदि आयतन V3 मान लें, क्योंकि यहाँ का तापमान T3 है
और इस बिंदु के लिए जो आयतन है वो V2 मान लें और इस बिंदु के लिए आयतन है वो V1 मान लें, जस्ट मान रहे हैं। और इस ग्राफ को देखकर आपको नजर आ रहा होगा कि V3, देखिए साथियों, V3 इज लेस देन V2 इज लेस देन V1, यानी V1 सबसे बड़ा है और उससे छोटा है V2 और उससे छोटा है V3। ये हमें कहाँ से नजर आ रहा है? इस ग्राफ से, क्योंकि जैसे जैसे ग्राफ में इस तरफ बढ़ते हैं आयतन का मान बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम ग्राफ में इस तरफ बढ़ते हैं आयतन का मान बढ़ रहा है। तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हुआ। तो अब हम आदर्श गैस समीकरण से देखते हैं कि इसका मान किस प्रकार इफेक्टिव होगा। देखिए हमें वक्र से प्राप्त हुआ, क्या? वक्र से क्या प्राप्त हुआ कि V3 इज लेस देन V2 और V2 इज लेस देन V1। और आदर्श गैस समीकरण है PV बराबर nRT। और जब हम उस वक्र में काल्पनिक रेखा खींची थी हमने, तब उस वक्र में काल्पनिक रेखा के द्वारा हमने देखा था कि P को हमने नियत कर दिया था, तब और N और R नियत है। तब इस समीकरण से हमें पता चल रहा है कि V इज समानुपाती T। इसका मतलब ये हुआ T3 इज लेस देन T2 इज लेस देन T1। इस प्रकार इसमें ये रिलेशन आएगा कि T3 लेस देन और उसके बाद T2 और उसके बाद T3, यानी T1 है वो सबसे बड़ा है और उसके साथ साथ T2 उससे छोटा है और T3 उससे छोटा है। तो ऑप्शन हमारा जाएगा ये वाला। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन यहाँ से आता है बोल्स नियम के वक्र से ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं बोल्स नियम के एक क्वेश्चन के बारे में। देखिए बोल्स नियम का हम पहले क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और ग्राफ मैं आपको बता देता हूं जो होगा P और 1/V के मध्य। किस किस के मध्य? P और 1/V के मध्य। तो देखिए साथियों, P और 1/V के मध्य जब हम ग्राफ खींचते हैं तब हमें कुछ इस प्रकार ग्राफ प्राप्त होता है। जस्ट 1 सेकेंड। देखिए कुछ हमें इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें ग्राफ प्राप्त होता है। अब मान लेते हैं कि यहां पर कोई टेम्परेचर, यहां पर टेम्परेचर T1 है, यहां पर टेम्परेचर T2 है, यहां पर टेम्परेचर T2 है और यहां पर टेम्परेचर T3 है, यहां टेम्परेचर T2 और ये है 1/V और ये है P। अब आप रिलेशन बताइए T1 साथ ही साथ T2 और T3 में, T1, T2 और T3 में संबंध बताइए। संबंध इस प्रकार के ग्राफ में आप किस प्रकार संबंध बताएंगे? तो देखिए हम इसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। पिछले प्रश्न की तरह ही इस प्रश्न में भी हम एक सीधा ग्राफ खींच लेते हैं। क्या साथियों? सीधा ग्राफ और एक काल्पनिक लाइन खींच लेते हैं। काल्पनिक लाइन पिछली बार हमने उस तरफ खींची थी, किसी भी तरफ आप खींच सकते हो, लेकिन हम इस बार इस तरफ खींचते हैं। तो ये 3 बिंदु, जहां पर ये 3 बिंदु है वहां पर 1/V1 का मान नियत होगा। क्या नियत होगा? क्योंकि यहां पर आपको इमेज से नजर आ रहा होगा। अब यहां पर मान लेते हैं जो दाब है वो P3 है, यहां पर दाब P2 है और उसके साथ साथ यहां पर जो दाब है वो P1 है। तो हमें ग्राफ से नजर आ रहा है, ग्राफ से क्या नजर आ रहा है कि P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। ठीक है साथियों, ये हमें ग्राफ से नजर आ रहा है। अब हम आदर्श गैस समीकरण लगाएंगे। क्या? आइडियल गैस इक्वेशन, यानी आदर्श गैस समीकरण। अब आदर्श गैस समीकरण कहती है कि PV बराबर nRT। यहां पर हमें नजर आ रहा है कि 1/V नियत है, 1/V नियत है
साथ ही साथ यहाँ पर P परिवर्तित हो रहा है। क्या? P परिवर्तित हो रहा है, तो हमें T को देखना है। तो इस समीकरण को वापस हम मॉडिफाइड करते हैं। देखिए इस समीकरण को मॉडिफाइड करते हैं। P V बराबर एन आर टी, यहाँ से P को बट्टों में भेज दीजिए। V को देखिए P बराबर एन आर टी बटे V। अब हमें पता है कि 1/V नियत है, N नियत है और R नियत है, तो P इज समानुपाती T हो गया। और ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि क्या पता चल रहा है कि P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। क्लियर हो गया? अब ये आंसर हो गया आपका। इसका आंसर क्या होगा कि T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। ये था बॉल्स नियम के बारे में। दोनों ग्राफ हमने पढ़े और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बना करता है बॉल्स नियम के ग्राफ से। ये हमने बॉल्स नियम के ग्राफ पढ़ लिए। अब हम उसके बाद बॉल्स नियम के एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और आज की क्लास को हम इस क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं, क्योंकि साथियों लंबी क्लास नहीं कर सकते। आगे हम अगली क्लास में चार्ल्स का नियम पढ़ेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने जो मैं आपको टाइप करके बताता हूं। एक गुब्बारा कमरे के ताप पर हाइड्रोजन गैस भरी है। यदि दाब को 0.2 बार से अधिक कर दिया जाए तो गुब्बारा फूट जाता है। यदि एक बार दाब पर गैस 2.27 लीटर आयतन घेरती है तो कितने आयतन तक गुब्बारा को फुलाया जा सकता है? क्वेश्चन क्या है कि एक गुब्बारा है, देखिए एक गुब्बारा है, गुब्बारा जिसके लिए बताया गया है कि कमरे के ताप पर हाइड्रोजन गैस भरी है और यदि दाब को कितना, दाब को 0.2 बार, P बराबर 0.2 बार से अधिक नहीं कर सकते, यानी P मैक्सिमम बराबर 0.2 है। यदि इससे अधिक किया तो गुब्बारा फूट जाएगा। और यदि एक बार पर गैस का जो आयतन है वो, एक बार पर गैस का आयतन क्या है साथियों? 1 बार प्रेशर पर गैस का जो वॉल्यूम है वो है 2.27 लीटर। इसको हम P1 मान लेते हैं तो ये V1 हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है? P मैक्सिमम, यानी इसको हम P2 मान लेते हैं। P2 बराबर 0.2 बार। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? तो कितने आयतन तक, यानी V2 फाइंड आउट करना। बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। देखिए हम V2 फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर। देखिए हमें पता है बॉल्स नियम से, बॉल्स नियम क्या बताता है कि P इज व्युत्क्रमानुपाती V। यहाँ से हमें पता है कि P1 V1 बराबर P2 V2, P2 V2। तो P1 का मान रख लेते हैं एक बार, उसके साथ साथ V1 का मान है 2.27, साथ ही साथ P2 का मान है 0.2 और V2 का मान हमें कैलकुलेट करना है। इस राशि को आप जब कैलकुलेट करोगे तो V2 का मान आपके सामने निकल कर आएगा, V2 का मान निकल के आएगा 11.35 लीटर। ये था V2 का मान। तो साथियों आज की क्लास में हमने पढ़ा बॉल्स नियम, और उससे पहले हमने देखिए क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने सर्वप्रथम पढ़ा गैसीय अवस्था और उसमें हमने देखा गैसों के गुणधर्मों के बारे में, और बताया मैंने कि 11 तत्व भी गैसीय अवस्था में रहते हैं सामान्य परिस्थिति में, और गैसें सभी दिशाओं में दाब लगाती है। ये थे गैसों के गुणधर्म। उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने गैसों के नियम शुरू कर दिया आज, और जाना कि बॉल्स नियम आखिर क्या है। P इज व्युत्क्रमानुपाती एक V। ठीक है साथियों। उसके बाद हमने जो बॉल्स नियम है उसके ग्राफ देखे, 2 ग्राफ है, और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बना जाता है। यदि आपके गैसीय चैप्टर लैब असिस्टेंट में है तो यहाँ से क्वेश्चन आप मान के चलिए कि वक्र से जरूर आएगा, एक क्वेश्चन वक्र से जरूर आएगा। और बॉल्स नियम के आज हमने वक्र पढ़े, और उसके बाद हमने बॉल्स नियम का एक क्वेश्चन किया साथियों। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। आपको यदि क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जी हाँ, इस पैनल की PDF यदि आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम पर चैनल बना हुआ है तिरंगा क्लासेज, उसको ज्वाइन कर लें। मैं वहाँ पर इसकी PDF आपको सेंड करूँगा। और साथ ही साथ यदि आप लैब असिस्टेंट 2023 के लिए स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हो, जैसे LN के मॉड्यूल है, उसके साथ साथ NCERT है, उसकी PDF है, और उसके साथ ही साथ मैं आपको वहाँ पर क्यूज करवाता रहता हूँ। इन तमाम चीज़ों के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।